पत्रकारिता के दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले सलामणि त्रिपाठी डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा टफ आपको पत्रकारिता में कब लगा? पत्रकारिता में बहुत लंबा समय मैंने बिताया है और बहुत छोटे से शुरुआत करके और टेलीविज़न चैनल में बड़े दायित्व तक मैं रहा। लेकिन मुझे याद आता है कि जब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, NRHM स्कैम, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला था और काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें घटनाएं हुई, आपराधिक वारदातें हुई। लखनऊ में 2 CMOs का मर्डर हो गया। उसके बाद लखनऊ की जेल में एक एडिशनल CMO मरे पाए गए। तो हम लोग बहुत खुल के पत्रकारिता उस दौरान कर रहे थे और ये वो कालखंड था जब सरकार को ऐसा लगता था कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। NRHM स्कैम पूरे देश में बहुत कुख्यात हो चुका था और एक एक करके मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। 2011 की बात होगी, सरकार ने हजरतगंज के जो चौराहा है वहाँ से मेरी अरेस्टिंग कर ली। कई थानों की पुलिस थी, PSC थी, बहुत सारे अधिकारी थे। लेकिन जब आप जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं तो बहुत से लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भी मिलता है। गिरफ्तारी हुई, लेकिन अगले आधे घंटे के भीतर बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि उस दिन अगर समाज के लोग हमारे साथ नहीं खड़े हुए होते, एक अच्छी पत्रकारिता करने वालों का साथ नहीं दिया होता, तो मेरे लिए एक बहुत कठिन क्षण था। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है और जो एक जन सरोकार की पत्रकारिता की, उसका एक परिणाम ये निकला कि लोगों ने खुल के मदद की। पत्रकारिता और राजनीति दोनों एक दूसरे का पूरक है, लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता राजनीति का सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाए, सवाल करने का जरिया है। नहीं, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में हमारे पत्रकारिता को अलग तरह का दर्जा दिया गया है, एक 4th पिलर के तौर पे माना जाता है। और जाहिर तौर पे सवाल अगर नहीं उठेंगे, कई बार एक पत्रकार के नाते भी मैं महसूस करता हूँ कि ठीक है 100 बार नहीं, लेकिन कम से कम 25-50 बार तो ऐसा हुआ होगा कि मेरी खबरों से लोगों को न्याय मिला हो, मेरी खबरों से किसी की मदद हुई हो, मेरी खबर से कोई व्यवस्था अच्छी हुई हो। और अब नेता के तौर पे भी मैं मानता हूँ कि जो राजनेता है या जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, किसी भी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, मुझे लगता है कि वो अपने स्तर से प्रयास जरूर करता है। अगर सच में राजनीति कर रहा है तो वो जनसेवा का प्रयास जरूर करता है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, राजनीति की भी अपनी जगह है, पत्रकारिता की भी अपनी जगह है। और ठीक है, कलयुग है, कलयुग में हर चीज़ में एक क्षरण हुआ है, हर चीज़ अपनी तरफ डेटोरिएट हुई है। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और देश में राजनीति का भी, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका भी सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय आपके लोग आपके खिलाफ थे, पत्रकारिता जगत के लोग। होता है, कंपटीशन होता है। कई बार ये लगता है कि राजनीति में ही विरोधी होते हैं। मैं तो मानता हूँ कि पत्रकारिता में भी आपके लोग, बहुत लोग विरोधी होते हैं। और कई बार आपकी जब लोकप्रियता बढ़ती है, कई बार आपकी जब स्वीकार्यता बढ़ती है, तो जिस प्रकार से राजनीति में एक दूसरे को काटने छांटने की प्रवृत्ति होती है, एक ही दल में कई बार एक दूसरे के बहुत से विरोधी होते हैं, वैसे ही पत्रकारिता में भी बहुत से लोग इस बात को पसंद नहीं कर पाते कि आप लोगों की नज़र में कैसे कसौटी पे खरे उतर रहे हैं। तो इस नाते विरोध करते हैं। पर मैं तो इस बात को याद करता, मैं उन बातों को नहीं उस पर जाना चाहूँगा। लेकिन मुझे याद है कि जब गिरफ्तारी हुई तो शायद ही कोई अखबार का ऐसा समूह बचा हो, शायद ही कोई ऐसा मीडिया समूह बचा हो जिसका कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं खड़ा था। सब लोग साथ थे और जनता साथ थी। सबसे बड़ी बात है कि लोग साथ थे। बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनके आवास तक लोग कूच कर गए थे और बाद में सरकार को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उसके बाद सरकार ने फ़ौरन रिहाई कराई और जिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की थी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन जब मैं संकट के क्षण में था तो मीडिया ने मेरा साथ दिया। आप जब पत्रकार थे तो राजनीति, विधायक, सांसद, मंत्री और तमाम लोगों से कम अधिकारियों पर ज़्यादा नकेल कसने के काम करते थे, सही बात है? मैं ये मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, बहुत सारी शक्तियाँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज भी निहित हैं। मैं सुबह जनता दर्शन करता हूँ। अब जनता दर्शन में अगर भीड़ लग रही है और कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग माँ आती हैं, कहती हैं कि उनकी विधवा पेंशन नहीं बन रही है, मैं किसी अधिकारी को फ़ोन करता हूँ और 48 घंटे में विधवा पेंशन बन जाती है, तो आप बताइए इसके लिए दोषी कौन है? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं
विधवा पेंशन बनाइए। बनाओ, आवाज़ दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। लेकिन बैरियर कहाँ पे है? बैरियर है ब्यूरोक्रेसी। अब वो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी ब्यूरोक्रेसी हो, छोटी ब्यूरोक्रेसी हो, मेरा मानना है कि अधिकारी अगर संवेदनशील हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। लेकिन अब दुर्भाग्य, हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई बहुत गरीब परिवार का बेटा है, वो आईएएस बन जाता है, तो जब तक वो आईएएस नहीं बना है तब तक वो एक गरीब परिवार का बेटा होता है, और जब वो आईएएस बन जाता है तो उसको लगता है कि वो एक बहुत बड़े ओहदे पे आ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी, राजनीति में बुराई नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, राजनीति में बुराई, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगर अपना काम शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ करने लगे तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग बैठते हैं, कोई एक साधारण सा कार्यकर्ता या कोई एक कमज़ोर व्यक्ति आता है और किसी पार्टी का, हम अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी पार्टी का विधायक हो, किसी पार्टी का सांसद हो, उसको ओराना दे के चला जाता है, सुना के चला जाता है। ओराना मतलब उसको उलाहना दे के चला जाता है, बोल के चला जाता है, उसको अपना ये कह के चला जाता है कि भैया वोट देना, इस बार वोट मांगने आना, नहीं देंगे और तुमने मेरा काम नहीं किया। लेकिन क्या वही व्यक्ति किसी दरोगा छोड़िए किसी दीवान के सामने जाके इस आवाज़ में बात कर सकता है? क्या किसी तहसीलदार, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बात कर सकता है? तो समस्या ये है कि ब्यूरोक्रेसी के पास ताकत बहुत है, जो व्यवस्था के तहत उनको शक्तियाँ मिली हैं, शक्तियाँ बहुत है, लेकिन उन शक्तियों के साथ ब्यूरोक्रेसी को जितना विनम्र होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है, तभी जाकर इस प्रकार की चीज़ें और अच्छी हो पाएंगी। ये भी हो सकता है कि हम तुम्हारे वोट पे थोड़ी ही आए हैं कि तुम्हारा काम कर देंगे जाहिर तौर पे इतना देखिए, जल्दी से। ये लोगों को लगता है कि मैंने वोट दिया है तो इनसे मेरी उम्मीदें है। ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है जी ब्यूरोक्रेसी में। बहुत से लोग हैं जो गंगा जल फिल्म देख के निकलते हैं जी और गंगा जल फिल्म जब एकेडमी से देख के निकलते हैं तो उनको लगता है कि बस वो अजय देवगन है और बाहर आएंगे और ऐसे चाबुक हिलाएंगे और सब कुछ बिल्कुल पटरी पर ला देंगे। लेकिन गंगा जल फिल्म में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। आप जब ज़मीन पर उतरते हैं आपको समझ में आती हैं कि चीज़ें क्या, समस्याएं हैं, चुनौतियां क्या हैं, और आपको एक तारतम्य बनाते हुए, एक समन्वय में बनाते हुए आपको काम करना होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं, जिसमें आम लोग भी होते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पत्रकार भी होते हैं, विचारक भी होते हैं। तो सबके साथ समन्वय बना के यदि कोई अधिकारी काम करता है तो मुझे लगता है कि उसकी गिनती सफल अधिकारी के तौर पर होती है। आपने अधिकारियों की अगर बात की, मुझे याद आता है कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे या जब पत्रकारिता भी करते थे, बहुत बार सरकारें अधिकारियों का तबादला करती थी जी। और अधिकारियों का तबादला होता था और पूरा ज़िला रोता था। हाँ बिल्कुल, पूरा ज़िला रोता था कि साहब बताइए इतने अच्छे अधिकारी थे, जा रहे हैं। लोग उनको बड़ी भावभीनी विदाई देने आते थे। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में इतने सारे ट्रांसफ़र्स होते हैं, कौन से अधिकारी के लिए पब्लिक सड़क पर उतरती है कि नहीं साहब बड़े अच्छे अधिकारी थे, इनको छोड़ दीजिए, इनको हमारे यहाँ रहने दीजिए? नहीं उतरते। कभी कभी अगर मीडिया मैनेजमेंट छोड़ दीजिए कुछ अधिकारियों का, तो सच में दिल में जगह बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। आप ओहदा पा सकते हैं, आप डीएम हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, सांसद, पर दिल में जगह बनाना मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ब्यूरोक्रेसी को समझना होगा कि ये जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है, आपकी भी है कि सरकार अगर योजनाएं लेकर आ रही है तो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए। उस वक्त क्या हुआ था? वो आधी रात में आपको उठ के एसडीओ के पास जाना पड़ा, बिजली विभाग को घेराव करना पड़ा? देखिए, आप बारिश की कमी है, इसके नाते थोड़ी सी चुनौती है। बहुत दिनों बाद आज जाके देवरिया में बारिश हुई है, तो बारिश नहीं होती तो बिजली की खपत बढ़ती है। गांव में भी स्थिति यह है कि बहुत से लोगों ने एसी लगा लिया है। अब ऐसे गांव जहां पर कभी पंखा नहीं मिलता था, वहाँ एक एक घर में दो दो एसी। ये तो चुनौतियां हैं बिजली विभाग के ऊपर, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए, जब मुझे पता चल रहा है कि शहर में बहुत से हिस्सों में लाइट नहीं है, हमारे शहर का एक हिस्सा है राम गुलाम टोला, तो वहाँ पे लाइट खराब हुई 8 बजे। 8 बजे अगर लाइट खराब हुई तो मुख्यमंत्री जी ने विशेष व्यवस्था दी है कि एक नाइट गैंग होती है, उसको बोलते हैं नाइट गैंग। हाँ, नाइट गैंग होती है बिजली विभाग के लिए। हाँ, बिजली विभाग में। और अगर रात में बिजली खराब हो रही है तो तत्काल वो नाइट गैंग सक्रिय होती है और रात में ही बनाती है उसको। ये ऊपर से व्यवस्था इस बात की, उसको उसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई जिसका नाम नाइट गैंग है। 8 बजे वो उपभोक्ता सूचना दे रहे हैं कि लाइट खराब हो गई, 9 बजे नहीं उसको एड्रेस किया, 10 बजे नहीं ठीक किया, 11 बजे नहीं ठीक किया। मुझे 11:30-12 बजे के आसपास लोगों ने बताया, तो मैंने चेज़ करना शुरू किया कि भाई क्यों नहीं ठीक हुआ। तो पता चला कि जेई फ़ोन नहीं उठा रहे और लाइनमैन मौके पर नहीं है, एसडीओ नॉट रीचेबल हो चुका है। तो मैंने सीधे जो सबसे बड़े अधिकारी बिजली विभाग के, उनसे मैंने कहा कि भाई अगर हमारे शहर का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बगैर अगर है तो आप फिर बिजली में क्यों रहेंगे?
हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अभी बिना बिजली के रहिए। तो कुछ अधिकारियों के घरों की बिजली मैंने काटी, जिसमें बड़े अधिकारी भी थे, एसडीओ रैंक के भी अधिकारी थे, एक्सचेंज रैंक के भी अधिकारी थे। बिजली कटी, घरों के उनके एसी बंद हुए, तो उसके बाद सब सड़क पर उतरे और अगले 1 घंटे में शहर की पूरी व्यवस्था बिजली की ठीक हो गई। यदि लाइन नहीं काटे होते तो लाइन उस समय नहीं आती, क्या माना जा सकता है? नहीं आती है मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इतना ज़रूर हुआ कि जब मैं पहुंचा, जब बिजली घर पे पहुंचा, सबको वहीं पर बुलाया और अधिकारियों को भी जगाया, लाइट काटी, तो जाकर जाहिर तौर पर उनको ये दर्द समझ में आया कि नहीं, बिजली ना होने से समस्या क्या होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, बहुत से लोगों को ड्यूटी जाना होता है, तो कई बार आदमी कैजुअल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली विभाग हमारा थोड़ा सतर्क हुआ, लोगों ने अपनी गलती भी मानी कि नहीं साहब ये बात सही है कि अगर 8 बजे बिजली खराब हुई है तो 9 बजे बन सकती थी, 10 बजे बन सकती थी, रात में 2:30 बजे बनने का औचित्य नहीं था उसका, नहीं था। लेकिन हाँ लाइट काटने का ये परिणाम हुआ कि थोड़ा सा सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसके बाद से उन्होंने अपने काम को बखूबी ढंग से करना शुरू किया। डॉक्टर साहब का टिकट कैसे मिला था? योगी आदित्यनाथ के करीबी होने के नाते या फिर एक कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, मैं इस सवाल पूरा प्रदेश करता है। 2016 में जब मैं नौकरी छोड़ी तो मेरी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए थी। नौकरी छोड़ी कि छोड़ा गया था? अब जाहिर तौर पर प्रभावित होकर छोड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर हमने नौकरी छोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि सवाल बहुत उठा लिए, बहुत से सवालों पर हमारी खबरों पर सीबीआई जांच भी हुई बहुत सारी स्टोरीज पे बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सिस्टम की अगर सफाई को लेकर सवाल उठता है तो एक बार सिस्टम की गंदगी में भी उतरना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पर हम और बेहतर कर सकते हैं। तो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, और 2016 में मैंने सदस्यता ली, 17 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई। माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो काम कर रहे थे तो मैंने मीडिया सलाहकार के तौर पे उनके साथ काम किया। योगी जी से पहले भी मुलाकात आपकी होती थी या फिर अचानक से मुलाकात? नहीं, गोरखपुर में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई है, तो योगी जी से बहुत समय से मुलाकात है, और मैं गोरखपुर में प्रेस क्लब का अध्यक्ष रहा, तब योगी जी वहाँ के सांसद होते थे। तो एक बहुत बार हम लोगों का समन्वय होता था, बहुत सारे अभियान हम लोगों ने साथ में चलाए। इंसेफ्लाइटिस हमारे यहाँ की बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसको लेकर योगी जी बहुत काम करते थे, तो हम लोगों ने भी बतौर पत्रकार उनके अभियान को आगे बढ़ाया। तो हम सब और बहुत सालों से जानते हैं, परिवार के नाते भी जानते हैं। हम सब जिस परिवार से आते हैं वो परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा का है, तो योगी जी से बहुत पहले से मुलाकात थी, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे हमने काम करना शुरू किया। और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक फॉर्मूला होता है। कोई एक व्यक्ति, कोई संस्था तय नहीं करती, सब लोग बैठते हैं, सर्वे होते हैं, सर्वे के आधार पर एक समन्वय बनता है किस सीट से किसको लड़ाना है। तो मुझे 2022 में जब मैं मीडिया सलाहकार था तभी मुझे ये जानकारी दी गई कि आपको देवरिया से चुनाव लड़ना है। अचानक से फोन आया? अचानक से जानकारी आई और उसके बाद कुछ देर बाद स्लिप आ गई जो हमारी सूची आती है, और देवरिया में चुनाव लड़ने आ गया। देवरिया की जनता का बहुत आशीर्वाद है, उनकी बड़ी कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। देवरिया में? हाँ, देवरिया में। देवरिया विधानसभा में इसके पहले जो अधिकतम आंकड़ा था वो लोकसभा चुनाव में देवरिया विधानसभा को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 88,000 के आसपास मिला था, लेकिन 1,06,000 वोट देवरिया के लोगों ने मुझे दिया, आशीर्वाद दिया, और लगभग 42,000 वोट से मैं चुनाव। इस बात की चर्चा होने लगी कि चलिए कम से कम एक ऐसे हैं जिन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ा, पहली बार विधायक। जनता का आशीर्वाद है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोगों का आशीर्वाद है, और प्रयास करता हूँ जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो हर रोज़ सुबह उठ के एक बार ज़रूर ये प्रयास करता हूँ कि अपनी आत्मा से सवाल करता हूँ कि जो लोगों ने कोई बूथ पर जाके और अकेले के कॉर्नर के बीच में जाके अगर मेरे नाम का बटन उन्होंने दबाया होगा तो उन्होंने कितना बड़ा कर्ज मेरे ऊपर लादा है। तो उस कर्ज को रोज़ उतारने की कोशिश करता हूँ कि लोगों की सेवा करूँ, देवरिया के डेवलपमेंट का काम करूँ, देवरिया कैसे बेहतर हो, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, या यहाँ के लोगों की किसी प्रकार से मदद कैसे कर पाऊँ, ये प्रयास रोज़ करता हूँ। आपके आने से देवरिया कितना विकास हुआ है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से सब कुछ हो गया, पर हाँ, देवरिया में बहुत सारी चुनौतियाँ थी, और जो टॉप की 5 चुनौतियाँ लोग मानते थे और कई बार उनको लगता था कि नहीं साहब ये काम तो असंभव है, मैं कहूँगा कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आशीर्वाद से और देवरिया की जनता की कृपा से वो काम हुए। शुरुआत आप करेंगे तो देवरिया बाईपास 1800 करोड़ रुपए का बाईपास था, और देवरिया में जाम की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या आज भी है।
तो लोग ये कहते थे कि भाई बाईपास कैसे बनेगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाओं के शिलान्यास हुए पर काम आगे नहीं बढ़ पाया, डिस्प्यूट आते गए, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। 2022 में जब मैं विधायक बना तो मैंने उस पूरी परियोजना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और मैंने कहा कि अगर आपका आशीर्वाद होगा तो हमारा ये देवरिया बाईपास बन के तैयार होगा। और मुझे याद आता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक एडीएम रैंक के अफसर की तैनाती की। लैंड एक्विजिशन 2022 के बाद शुरू हुआ, 2023 में शुरू हुआ, यानी आपके प्रस्ताव के बाद, मेरे प्रयास के बाद, मेरे निवेदन के बाद शुरू हुआ। और आज आप जाके देखेंगे तो बहुत तेज़ी से देवरिया बाईपास 1800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। लगभग 60% काम उसका हो चुका है। मुझे लगता है कि 1-1.5 सालों में एक शानदार देवरिया बाईपास मिलेगा जो सारी बड़ी गाड़ियों को बाहर निकाल देगा। लोग यहाँ कहते थे कि ओवर ब्रिज एक चाहिए, फ्लाई ओवर चाहिए। भीखमपुर, जो आप बिहार से आते हैं जो लोग, तो भीखमपुर रेलवे क्रॉसिंग है और घंटों जाम लगता है क्योंकि कई सारी ट्रेनों को गुजरना होता है वहाँ से। और बहुत सालों से, 25-30 सालों से लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे एक फ्लाईवे बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए। मैंने शुरुआत किया तो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो काम हो पाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लाईओवर का 73 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गया है और फ्लाईओवर बनना भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उसको लेकर आपत्ति जताई है, जाहिर तौर पे होता है, कई बार डेवलपमेंटल वर्क होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि उससे उनका नुकसान हो रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको समझा पाने में कामयाब होंगे। और 73 करोड़ रुपए का एक फ्लाईवे और अंडरपास दोनों यहाँ पर बनने जा रहा है। आप देवरिया पहले भी आते होंगे, देवरिया आते होंगे तो देवरिया में प्रवेश करते आपको एक यहाँ पर बाबरी मस्जिद जैसी चीज़ दिखाई देती होगी। हमारा एक ओवरब्रिज पड़ता है और उस ओवरब्रिज के ठीक बगल में सरकारी ज़मीन पे एक बाबरी मस्जिद नुमा एक बहुत बड़ी एक मज़ार खड़ी थी। और वो मज़ार कैसे बड़ी होती चली गई देवरिया के लोगों को भी पता नहीं चला। सरकारी ज़मीन पर बनाई गई, अवैध कब्जा करके बनाई गई। हमारे एक बहुत बड़े प्रचारक होते थे राम नगीना यादव जी। राम नगीना यादव जी ने जब उसका विरोध किया तो राम नगीना यादव जी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद से जो सनातनी समाज था, जो उस मज़ार के खिलाफ था, वो लोग शांत बैठ गए। लोग कहते थे कि अब ये इसको कोई हिला नहीं पाएगा। ये क्योंकि बड़े चेहरे थे राम नगीना यादव। राम नगीना जी बहुत बड़े प्रचारक थे। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत सेवा की थी और हमारे बड़े विचार परिवार का बड़ा नाम थे। और राम नगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई इस मज़ार को लेकर। लेकिन आपको भी धमकी मिला था। अब आपने जब मुद्दा उठाया कि इस मस्जिद को हटाना है तो आपको भी तो जान मारने के लोग धमकी दिए थे। मुद्दा ही नहीं उठाया, हमने ढहवा दिया, ढहा दी गई। अब ढहवा दी, और डंके की चोट पे ढहवा दी गई। उसको बहुत लोगों ने उसका विरोध किया, बहुत से लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, पर मुख्यमंत्री जी की कृपा है और हम सब ने लगकर उसका पूरा वैधानिक तरीके से मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़के साबित किया कि नहीं साहब ये सरकारी ज़मीन है। और हम लोगों ने उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा दिया है, थोड़ा हिस्सा बचा है, उसकी अदालती लड़ाई चल रही है, उसको भी गिराएंगे। रही बात धमकी की, तो देखिए धमकियों से हम लोग डरते वरते नहीं हैं। इस तरह की धमकियां देने वाले गीदड़ किस्म के लोग होते हैं, हम उनसे डरते नहीं। हम लोग सनातन के लिए काम करते हैं, हम लोग अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं, बिना भेदभाव काम करते हैं। जब जनता दर्शन में बैठते हैं, किसी की समस्या सुनने के लिए बैठते हैं, तो उसकी जाति और धर्म नहीं देखते। लेकिन हाँ, अगर कोई धर्म के आधार पर कट्टरपंथ दिखाता है, चरमपंथ दिखाने का प्रयास करता है, इस प्रकार की चीज़ें करता है, तो थानों के भीतर उसका एलोपैथिक इलाज भी करते हैं। होम्योपैथी नहीं, एलोपैथिक इलाज करते हैं, क्योंकि कुछ इस प्रकार के तत्व हैं जिनका एलोपैथिक इलाज इनको चाहिए होता है। तो जो होम्योपैथिक इलाज से समझ जाते हैं उनका होम्योपैथिक इलाज करते हैं, जो एलोपैथिक इलाज से समझते हैं उनका एलोपैथिक इलाज करते हैं। और इस तरह की धमकी देने वाले चरमपंथी, लव जिहादी, कट्टरपंथी जिनको कीमोथेरेपी करनी होती है उनकी कीमोथेरेपी भी करते हैं। ऐसे भी करते हैं? करते हैं, करने आवश्यकता है। इस तरह ऐसे तो लोग कहेंगे कि आप दबंग आदमी है भाई। कोई दबंग नहीं, हम लोग तो सामान्य घरों से, साधारण परिवारों से आने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ लड़ते हैं, जहाँ अपराध हो रहा है वहाँ लड़ते हैं। और अगर किसी हिंदू बहन को किसी कट्टरपंथी के हाथों से बचाना अगर दबंगई है तो हाँ, मैं दबंगई करता हूँ। अगर कोई गरीब हिंदू पिता रोता हुआ मेरे पास आता है कि उसकी बच्ची के साथ चरमपंथी, कट्टरपंथी उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं उनका विरोध करता हूँ। और विरोध करना अगर दबंगई है तो मैं दबंगई करता हूँ। अगर कोई सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ एक जगह, वहाँ पे उस सरकारी स्कूल को मदरसा बना दिया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको ढाएंगे। तो अगर सरकारी स्कूल को कोई मदरसा बनाता है और उस मदरसे को ढहाने के लिए अगर मुझे कोई कुछ भी कहता है तो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन हर तरह का इलाज ऐसे तत्वों का करेंगे जो चरमपंथ लाना चाहते, जो कट्टरपंथ लाना चाहते, जो लव जिहाद करना चाहते, जो तुष्टीकरण में बहे हुए हैं, उनको होम्योपैथिक से लेके एलोपैथिक से लेके कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, समय समय पर किया, आगे भी करेंगे। आगे भी लोग जो है ना इस बात को कहते हैं कि जब से आप विधायक बने हैं यहाँ पे जी
कुछ खास जाति को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसीलिए इनके खास बैंकों की राजनीति में ही लगे हुए हैं। देखिए ऐसा है, जो विरोधी हैं, इस बात को मानते कि नहीं? नहीं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मेरे साथ तो सब लोग हैं। हाँ। समस्त सनातनी समाज। लेकिन जिस हमारे प्रकार साथ से आप बोलते हैं कि जो गलत करेगा उनके साथ ये ऐसे ऐसे जो कानूनी प्रक्रियाएं को लेकर लोगों के अंदर में एक जहन में डर पैदा कर देते हैं। नहीं, कोई डर पैदा, किसके मन में डर पैदा होता है? अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी लव जिहादी के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, तो सामान्य सा जो व्यक्ति है, सामान्य सा कोई नौजवान है, मुस्लिम नौजवान है, उसको डर थोड़ा लगता है। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का उसको डर होता है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू बहनों पे हाथ डालोगे, क्यों डालोगे भाई? हिंदू बेटियों पे हाथ डालोगे, नहीं डालने देंगे। और अगर डालोगे तो इलाज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो अगर ऐसे तत्वों के मन में डर पैदा होता है, जो कट्टरपंथ कर रहे हैं, जो चरमपंथ कर रहे हैं, जो टारगेट करके हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों के मन में तो डर होना चाहिए ना। क्यों ना डर होगा? जो दंगाई मानसिकता के हैं, उनके मन में डर क्यों नहीं होना चाहिए? जो उपद्रवी मानसिकता के हैं, योगी जी की सरकार से पहले इसी देवरिया में दंगा होता था, थाना फूंक दिया जाता था, मदनपुर का थाना। आपके विधायक होने से पहले भी थाना फूंका हाँ, गया? बिल्कुल फूंका गया। अब लोग कहते हैं शलभ बनी आए तो हो रहा है, तो शलभ बनी तब कहाँ विधायक थे जब थाना फूंक दिया गया? शलभ बनी तब कहाँ थे जब यहाँ पर हिंदुओं की यात्राएं नहीं निकल पाती थी? शलभ बनी तब कहाँ थे जब हिंदुओं के त्यौहार नहीं बन पाते थे? तो ये जो कट्टरपंथी चरमपंथियों ने मौज काटी है 2017 के पहले, अब उनको ये समझना चाहिए कि उनकी जो मौज का जो समय था वो खत्म हो गया। अब चरमपंथ फैलाओगे, कट्टरपंथ फैलाओगे, तो हर तरह का इलाज देंगे, फिर उसके लिए चाहे किसी स्तर पर जाना पड़े। लोग कहते हैं कि आपके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है, इसलिए सबसे ज्यादा आप अकड़ के बोलते हैं, यहाँ किसी के चलने नहीं देंगे इस प्रदेश में। तो मैं कौन सा गलत करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का हाथ नहीं होगा? कौन सा मैं गलत करता हूँ? मैं तो मुख्यमंत्री जी को तब तकलीफ होगी ना जब मैं किसी लव जिहाद की पक्ष में जाकर खड़ा हो जाऊं। मुख्यमंत्री जी को तब तकलीफ होगी जब मैं किसी चरमपंथी की पैरवी करने पहुंच जाऊं। मैं तो इनका इलाज करता हूं, तो मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? भाई ऐसे चरमपंथियों का इलाज होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो देवरिया क्यों छूटे? देवरिया में क्यों कोई मजार खड़ी रहेगी भाई? मजार क्यों खड़ी रहेगी? इसके चलते आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा? किसके ये लग रहा है कि मजार टूट गया है तो कुछ वोट बैंक नहीं गिरेगी? देखिए, इसकी चिंता नहीं है। केवल चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने नहीं आए हैं, लोगों के हित में काम करने आए हैं। और अगर लोगों के हित में काम करने के लिए चुनाव राजनीति पीछे छूट जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर 3.5 लाख की नौकरी छोड़ के राजनीति में आ सकता हूं, तो हम कोई मोह लेके थोड़े आए हैं कि जीवन भर हमको विधायक ही रहना है, सांसद रहना है या मंत्री रहना है। ये कोई वो थोड़े है। देवरिया की जनता जब तक चाहेगी तब तक मुझे अपना मौका देगी काम करने का, सेवा करने का, लेकिन मुद्दों से नहीं हट सकते। कोई सोचे कि अगर कोई वोट बैंक नाराज हो जाएगा इसलिए लव जिहाद के खिलाफ मत बोलो तो नाराज हो जाए, मत दे वोट, नहीं चाहिए वोट, नहीं जाएंगे वोट मांगने भाई। पहली बार लग रहा है, नहीं सर, लग रहा है पहली बार कोई विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे चिंता नहीं है। नहीं, हमको लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है, लोग कहते हैं कि नहीं, इस सब बातों को थोड़ा साइड रखे जाना है। मैं तो अच्छा आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ कि लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे अगर कोई वोट नहीं देता तो मत दे, वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। चरमपंथ के खिलाफ आवाज उठाने पर अगर कोई कहता है कि मैं शलभ मणि को वोट नहीं दूंगा तो ना दे, वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। नहीं चाहिए वोट ऐसे लोगों का जो चरमपंथ के वकालत करते हैं, जो लव जिहाद के साथ खड़े हैं। और जब मौका मिलेगा, जब देवरिया की जनता ताकत देगी, उनका इलाज भी करूंगा, हर तरह का इलाज करूंगा। विवाद आपसे पीछे नहीं हटता है, साथ साथ चलता है आपके साथ? नहीं, कोई विवाद नहीं है। अगर ये मैं कहता रहा हूँ कि अगर सही काम करना विवाद है तो उसको आप विवाद कह दीजिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़े समूह के लिए कर रहा हूँ। वो समूह जो 2017 के पहले अपने आप को दबा कुचला महसूस करता था। आप कभी मेरे जनता दर्शन में आइए, हर वर्ग के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं। मैंने जनसेवा केंद्र खोल रखा है, 1 रुपया किसी का नहीं लगता, मैं फीस देता हूँ। आप कोई जनसेवा केंद्र पे जाके फॉर्म भरिए, आपका 100 रुपये लगेगा, 150 रुपये लगेगा, सारा मैं खुद अपने पास से भरता हूँ। कोई भेदभाव नहीं है उसमें, मुसलमान भी हैं। इलाज का पैसा देता हूँ। आप कहेंगे तो आपको प्रमाण सहित आप RTI लगा दीजिए, नहीं RTI मैं दे दूंगा आपको। लेकिन अगर उस वोट बैंक की धमकी दिखा के अगर कोई सोचेगा कि हिंदू समाज को दबा ले, सनातन समाज को दबा ले, ये स्वीकार नहीं है। नहीं चाहिए वोट, मत दीजिए वोट। बाकी सड़क, बिजली, पानी तो हम सबके लिए करते हैं, बिना भेदभाव के करते हैं। लेकिन वोट बैंक का डर दिखा के शलभ मणि को नहीं डरा सकते कि भाई आप लव जिहाद पे मत बोलो, आप किसी कट्टरपंथी के खिलाफ मत बोलो, किसी चरमपंथी के खिलाफ मत बोलो, किसी गुंडे माफिया के खिलाफ मत बोलो। वो बोलना मेरा काम है, बोलूँगा मैं उस पर। अखिलेश यादव आपके नज़र में कैसे नेता है? एक उनका अपना राजनीतिक दल है जो परिवारवादी पार्टी है,
उसके वो नेता हैं। 2017 से पहले वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से लगातार इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया नहीं, आगे भी नहीं देगी, क्योंकि योगी जी के तौर पे एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की आम आवाम को लगता है कि हम योगी जी को कैसे खो सकते हैं। तो ठीक है, वो अपना एक राजनीतिक दल चलाते हैं, विरोधी दल हैं, समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी का नाम है, तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो नहीं हो सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी का गुंडा राज याद है, जब बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, जब माताएं बहनें दुकान में नहीं आ पाती थी। आज तो किसी की हिम्मत नहीं है। आज तो कोई एक मंगलसूत्र पर हाथ डालकर देखे। हमारे यहाँ रामपुर कारखाना में 2 चरमपंथी थे, मंगलवार को मंगलसूत्र लूटते थे। मैंने अधिकारियों से कहा भाई पता करो, कोई हिंदू अपराधी होकर भी ये नहीं करेगा कि हनुमान मंदिर जाती हुई माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीने मंगलवार को। हमने कर सकता है पर नहीं कर, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं करेगा। पता चला 2 चरमपंथी हैं और मंगलवार को ही करते थे। समाजवादी पार्टी में फले फूले थे, पुलिस से मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगी है, डॉक्टरों ने कहा पैर काटना पड़ेगा, दिव्यांग हो जाएंगे। तो सपा सरकार में आप उम्मीद नहीं कर सकते। बहनों की मंगलसूत्र भी लूटते थे और बहन बेटियों की इज्जत भी लूटती थी। और देख के कि अगर कोई चरमपंथी है, कट्टरपंथी है, तो सरकार कहती थी भाई छोड़ दो, ये तो भटका हुआ नौजवान है। आपके बारे एक नेता मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सलम त्रिपाठी के विधायक बन जाने से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के जो बड़े फेस थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए सलम त्रिपाठी को माननीय योगी जी ने तैयार किया। देखिए ये किसी का आकलन हो सकता है, पर मैं मानता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व में विश्वास करता हूँ और इसलिए जाति की बात हम नहीं करते। किसी जाति की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कहीं अन्याय होता है, कहीं कोई किसी को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं खड़ा होता हूँ। और एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर मैं कोई चेहरा बनने नहीं आया हूँ, मैं कोई फेस बनने नहीं आया हूँ। ईश्वर ने एक मौका दिया है, भगवान राम ने एक मौका दिया है, तो सेवा करने का काम करते हैं। बाकी जो बहुत सारे सियासी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपना अपना आकलन निकालते हैं, तो ये उनका अपना काम है। लेकिन मेरा काम ये है कि मुझे एक मौका मिला है और मैं उसमें जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्राह्मणों की जो बैठकें हुई थी जी, जो विधायकों की बैठकें हुई थी वो आपके नेतृत्व में नहीं हुई थी सर? नहीं, सब बैठे थे उसमें क्या बुराई है? अगर बैठ गए, अगर एक समाज के लोग बैठ गए और बैठ के कुछ अच्छी चर्चा कर ली तो उसमें क्या बुराई है? बैठ सकते हैं। आपके खिलाफ चिट्ठी भी निकल गई? कोई बात नहीं, चिट्ठी खिलाफ नहीं आई थी, उसमें एक लेटर आया था, उसका हम लोगों ने उसका अपना जवाब दिया। उसमें डर तो हो गया था ना नहीं, कि कोई डर ब्राह्मणों के कोई डर नहीं। ऐसा फिर बैठते रहते हैं, आपस में बैठ के चर्चा करते रहते फिर बैठते हैं। देखिए हम बैठते रहते हैं, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। हम बैठते हैं, आप देखते हैं सब ब्राह्मण हैं, हम कहते हैं हम सब विधायक हैं, हम कहते हैं हम सब पूर्वांचल के हैं, बैठते रहते हैं। अब आप उसको जिस नजरिए से प्रस्तुत करेंगे तो कई बार लोग उस नजरिए से चीज़ों को देखते हैं, पर हम बैठते रहते हैं। वो बैठना बुराई नहीं है। अगर एक समाज के लोग बैठ भी गए और बैठकर अपने समाज को लेकर कोई अच्छी चर्चा कर ली, सरकार जो बेहतर कर रही है उसकी चर्चा कर ली, सरकार के विरुद्ध जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं विपक्ष के उसकी चर्चा कर ली, तो इसमें कौन सा गुनाह है? तो तापमान क्यों बढ़ जाता है आपके राज्य का जब आप बैठते हैं? तो तापमान तो बढ़ने दिए। तापमान अगर बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए, तापमान में क्या बुराई है? तापमान अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है ना, तापमान गिरे तो चिंता की बात है। तापमान बढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर ब्राह्मण समाज के लोग विधायक बैठ गए, बात कर लिए और तापमान अगर बढ़ता है तो ये तो हम लोगों को खुशी होती है कि तापमान बढ़ रहा है। चिंता तब होगी जब तापमान गिरने लगे। तो सब मिलकर अच्छी बातें करते हैं और पॉजिटिव बातें होती हैं। कैसे हम अपने समाज के बच्चियों की शादी करा पाएं जो गरीब कन्या है, कैसे जो बच्चे IAS बनना चाहते हैं उनकी मदद कर पाएं, इसमें कौन सी बुराई है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समाज की बात है। कोई गरीब बच्चा मेरे पास आएगा कि उसने IAS का प्री निकाल लिया और कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो क्या शलभ त्रिपाठी उसकी जाति पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। ऐसे काम करवाए हैं? करते हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत से बच्चों को एडमिशन कराए हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनमें एक भी हमारी जाति का नहीं है, एक भी हमारी जाति का नहीं है। कुछ आते हैं बच्चों की, सबकी मदद होती है। तो मेरा मानना है कि देखिए जो मदद मांगने आता है उसकी कोई जाति नहीं और उसका धर्म भी नहीं मानते। मुसलमान भी सब आते हैं, लेकिन हाँ जो मुद्दों की बात है उन मुद्दों की बातों पर आपको देखना पड़ता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। जब आप मदद करने बैठते हैं तो जाति देखना, धर्म देखना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये पाप है। जब कोई आपके दरवाजे पे मदद मांगने आए, मेरा मानना है कि कोई आपके दरवाजे पे सहायता मांगने आ रहा है, अगर आप उसकी जाति देखते हैं, आप उसका धर्म देखते हैं, तो ये पाप है। रुपये की बन रही है, कोई सोच नहीं सकता था। 300 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 30% सड़क बन चुकी है। बगल की विधानसभा है हाटा, देवरिया हाटा, 70 करोड़ रुपए से सड़क बहुत तेजी से बन रही है।
कोई सोच नहीं सकता था। बहुत सारे काम हुए, बिजली घर देवरिया में आ गया, एक नया बिजली घर, 2 बिजली घर की डिमांड थी, एक नया बिजली घर आने जा रहा है, 2 मैरिज हॉल सरकारी बन के तैयार हो रहे हैं। तो काम बहुत हुआ, लेकिन काम एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में आप ये नहीं कह सकते कि आज फुल स्टॉप हो गया, काम तो होते रहना चाहिए। तो देवरिया को लेकर मेरा एक सपना है कि देवरिया विकास प्राधिकरण अभी तक नहीं बन पाया। यहाँ की नगर पालिका बहुत छोटी थी, हमने उसका 50 साल बाद उसका विस्तारीकरण कराया। आज हमारी नगर पालिका 33 वार्डों की नगर पालिका है। आगे चल के ये महानगर पालिका कैसे बने, ये मेरा एक प्रयास है। हाँ, कि महानगर पालिका बनती है, रेवेन्यू बढ़ जाता है, बहुत सारे आपके काम बढ़ जाते हैं, बहुत सारा विकास हो जाता है। दूसरा कि देवरिया विकास प्राधिकरण को लेकर अभी तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की, प्रयास नहीं किया। मैंने पिछली बार प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से आखिर में जाके ये पूरा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो देवरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी मेरा एक प्रयास है। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, BRD PG कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। कोशिश है कि उसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा लें, वो यूनिवर्सिटी बन जाए। उसके अलावा चीनी मिल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विषय थी। सपा बसपा की सरकारों में चीनी मिल बेच दी गई औने पौने दाम पे। शुगर बॉल कहा जाता था देवरिया को, आसपास को। तो बहुत पहले जब सपा बसपा की सरकार थी तो चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई। प्रयास में है उसको वापस ले आए, उस चीनी मिल की ज़मीन पे कोई इंडस्ट्री खड़ी हो पाए, चीनी मिल खड़ी हो पाए। ये सब हमारे सपने हैं, कोशिश है, निरंतर उस दिशा में प्रयास होगा। मुझे लगता है कि कामयाब भी होंगे। जो प्लान वाला युवा प्लान कर रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र से और राज्य से भी, हमने देखा है दिल्ली और मुंबई में जब हम लोग जाते हैं तो देखते रहते हैं, तो लोग से जब बात होता है तो कहाँ के, तो देवरिया है, गोरखपुर है, पटना है, छपरा है, ऐसे लोग बात करते हैं। इसके लेकर कुछ चिंताएं बनी हैं? नहीं, रुका है। मैं कहूँगा आपसे कि पलायन रुका है, और उसको आप एग्जैक्टली पलायन मत कहिए। देखिए, बीच में कोविड टाइम में जब गुजरात और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को संपर्क किया और ये कहा कि आपके यहाँ के लोग काम करने में बहुत दक्ष हैं, और ये कोविड में वापस चले गए, तब से हमारी कंपनीज बैठ गई हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ बैठ गई हैं। तो हमारा जो श्रम, जो यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग है वो बहुत उत्कृष्ट है और उनकी मांग है, बहुत सारे प्रदेशों में उनकी डिमांड है। ये ज़रूर है कि बच्चे जाते थे बाहर, लेकिन सरकार के स्तर पे भी, हम लोग के स्तर पे भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने एक लोन स्कीम चलाई है, और मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चे 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख इस प्रकार का लोन लेके छोटे मोटे अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं। कोई अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री खोल रहा है, कोई अपना जूस का प्लांट लगा रहा है। एक बच्चा है, उसने जो हमारा ये मस्टर्ड ऑयल होता है, उसने लोकल ब्रांड शुरू कर दिया मस्टर्ड ऑयल का, और लोग पसंद कर रहे हैं। एक हमारी बहन है सुनीता त्रिपाठी, उन्होंने अचार का अपना एक अचार और पापड़ का एक कारोबार शुरू कर दिया, और उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने 500 रुपये से शुरुआत की थी, आज उनकी 1 लाख रुपए की उनकी इनकम होती है हर महीने। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों में ऊर्जा बहुत है, नौजवानों में सकारात्मकता बहुत है, कुछ भी कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री की एक समस्या देवरिया में इसलिए होती है कि हमारे यहाँ ज़मीन नहीं। सपा बसपा की सरकारों में सरकारी ज़मीनों की ऐसी बंदरबांट की कि मुझे जिला अस्पताल खुलवाना है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सैंक्शन, पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन 7 एकड़ ज़मीन नहीं है कि हम खुलवा पाए। पूरे देवरिया में नहीं है, 7 एकड़ जमीन नहीं है सरकारी ज़मीन। 7 एकड़ छोड़िए, 3.5 एकड़ नहीं मिलती। तो फिर तो रिटर्न हो जाएगा आपका पैसा? जाएगा पैसा। आप लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहीं कुछ कर पाए, उसको मल्टी स्टोरी खड़ा करें, नहीं 7 एकड़ उसको कम करें। अभी एक थाना बनना था, थाना कैंपस बनना था, उसके लिए ज़मीन नहीं मिली थी, बहुत मुश्किल ज़मीन मिली। देवरिया में स्टेडियम सैंक्शनड है कि आप स्टेडियम बनवा लीजिए, लेकिन 3.5 एकड़ ज़मीन चाहिए, नहीं ज़मीन है, सरकारी ज़मीनें नहीं है। सपा की सरकार में इस प्रकार से बंदरबांट हुई, उनके नेताओं ने लूटा, फर्जी पट्टे कर डाले, सारी सरकारी ज़मीनों को लूट लिया। तो ज़मीन नहीं मिलती, कुछ भी आप कराना चाहिए तो आप सोचिए, अगर स्टेडियम बनाने के लिए मुझे 3.5 एकड़ ज़मीन नहीं मिल रही, तो इंडस्ट्री को कैसे ला पाएंगे? इंडस्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए। अब वो पॉलिसी है नहीं कि आप ज़मीन जबरदस्ती किसी से लेंगे, वो पॉलिसी हमारी होती नहीं है, पूर्व की सरकारों की रही है। तो ज़मीन, लैंड एक्वायर हो नहीं पा रही है। तो इंडस्ट्री का एक इशू है, क्योंकि हमारे पास लैंड पूल नहीं है। हम लोग प्रयास भी करें तो एक कई बार गतिरोध आता है, लोग ज़मीन देना नहीं चाहते, उनको लगता है कि हमें ज़मीन सस्ते में जा रही है। सरकार लेना चाहती है तो भी नहीं ले पाती है। एक बहुत अच्छा विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 करोड़ रुपए का मुझे दिया, और वो विद्यालय दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित था। 50% दिव्यांग बच्चे पढ़ते और 50% सामान्य बच्चे पढ़ते।
केवल 1.5 एकड़ ज़मीन चाहिए थी, नहीं मिल पाई, पैसा वापस चला 1.5 एकड़ भी नहीं नहीं मिल पाई, पैसा वापस चला गया। तो सारा विकास के काम तो आपका अधूरा हो जाएगा सर। होता है, फंसता है, क्या ज़मीन नहीं मिलती है तो, लेकिन अब उसी में करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसको हम करा पाएँ किसी प्रकार से। कहीं अब एक स्कूल बनना था, मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि एक विद्यालय, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है, आप कभी देख के आइएगा, अटल आवासीय विद्यालय उसका नाम है। और वो विद्यालय इतना अच्छा है कि अखिलेश जी ने अपनी सरकार में एक विद्यालय बनाया, उसका नाम था संस्कृति स्कूल। संस्कृति स्कूल में दाखिला लेने की शर्त है कि आप आईएएस के बच्चा होना चाहिए, यानी उसमें अखिलेश आईएएस आईपीएस के बच्चे का तभी एडमिशन होगा। आईएएस का बच्चा, केवल आईपीएस IAS? भी नहीं, केवल आईएएस का बच्चा। हाँ। आईपीएस के बच्चे के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी। तो लखनऊ में कई सौ करोड़ रुपए लगा के अखिलेश जी ने स्कूल खोला, संस्कृति स्कूल, जहां एडमिशन लेने के लिए पहली शर्त यह है कि आप आईएएस का बच्चा होना चाहिए। नहीं वो तो नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। योगी जी ने स्कूल खोला, अटल आवासीय स्कूल, जहां पहली शर्त यह है कि किसी मजदूर का बच्चा होना चाहिए, किसी गरीब का बच्चा होना चाहिए, इसके बच्चे नहीं होना चाहिए, किसी कमजोर का। अगर आप पास आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा उस पर लिखा आ गया कि बच्चा अनाथ है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी वहाँ पे। हाँ, योगी जी के विद्यालय में, जो अटल आवासीय विद्यालय योगी जी ने बनाया है, बच्चा अनुसूचित समाज से है, कमजोर है, उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो उसी स्कूल की तर्ज पर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुझे भी विद्यालय दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 एकड़ जमीन आप ढूंढ के लाइए तो हम आपको एक विद्यालय देंगे 30 करोड़ रुपए का। बहुत मशक्क़त के बाद मुझे अपने विधानसभा के सबसे आखिरी गांव में, एक गांव है करमहा, वहाँ पे जाके ज़मीन मिल पाई 10 एकड़ की, और हम वहाँ पे स्कूल लेके आ रहे हैं। 30 करोड़ मिल गया। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो प्रयास है निरंतर, स्कूल भी बन सकता है, अस्पताल भी बन सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारा ट्रॉमा सेंटर नहीं था, 250 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए, ट्रॉमा सेंटर कल ही शिफ्ट हो गया, तैयार होकर शानदार ट्रॉमा सेंटर बन गया। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मेडिकल स्टाफ का हॉस्टल, सब मेडिकल कॉलेज शानदार हमारा बन के तैयार हो रहा है। तो प्रयास लगातार चल रहा है, कोशिश करते हैं। संसाधनों की कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई ज़मीन की दिक्कत आती है, पर हाँ ये हमारा काम है, इससे हमको जूझना है और हम उससे जूझते भी रहते हैं। विधायक बनने के बाद आप कभी मायावती जी से मिले कि नहीं? नहीं, मेरी उनसे कोई कभी नहीं। उनके प्रति आपका भाव क्या है? नहीं, मायावती जी का मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए सम्मान करता हूँ कि महिला है, गरीब पृष्ठभूमि से निकली। मायावती जी के पिताजी का नाम कोई नहीं बता सकता। नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ। कोई नहीं जानता, इसलिए नहीं जानता कि एक बहुत ही गरीब परिवार से निकली, और गरीब परिवार से निकल के जो महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूँ कई बार, तो उनका, भले हमारा उनसे वैचारिक विरोध है, और उनका सम्मान तो होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक कार्य करता हूँ, और मेरी फील्ड में जिस महिला ने गरीब परिवार से निकल के और मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया और कई बार किया हो, तो मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए उनका सम्मान करना चाहिए, और इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाकी हमारी उनसे वैचारिक उनसे मतभेद हैं, उनकी अपनी अलग काम करने का उनका तरीका है, और हमारे दल का अलग काम करने का तरीका है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। कभी प्रयास किया आपके थोड़ा सा मिल लेते हैं? 17 को FIR दर्ज हुआ था पत्रकारिता वाली दुनिया में, तो थोड़ा मिलते हैं, बोलते कि मैं भी विधायक बन गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ नेताओं के गुट में शामिल। वो मुझे जानती थी, और मुझे किसी बात की नाराज़गी नहीं है। उन्होंने उस वक्त वो किया जो कई बार सरकारों को लगता है करना चाहिए, पर उनसे कोई व्यक्तिगत मेरी उनसे कोई दुराव नहीं है। और मैं पत्रकार था, वो सरकार थी, तो उस वक्त उनको लगता था कि भाई, या हो सकता है अधिकारी समझाते हों, कई बार अधिकारी भी समझा देते हैं कि साहब देखिए ये, तो मैं तो समाज के हित में काम कर रहा था, वो भी समाज के हित में काम करना चाहती थी। तो अगर समाज के हित में उन्होंने काम किया होता तो 2012 के बाद वो भी मुख्यमंत्री बनी होती, लेकिन समाज के हित में काम नहीं हो रहा था, और वही मैं बताता था, तो मेरे ऊपर मुकदमे लाते जाते थे। तो कभी मुलाकात नहीं, और कभी बहुत मुलाकात की मेरी इच्छा नहीं मेरी। जब आप पत्रकार थे और आज की पत्रकारिता में कितना बदलाव हुआ है? मुझे लगता है कि आज अवसर बहुत बड़े हैं। हम जब थे तो एक फिक्स बाउंड्री थी, उस फिक्स बाउंड्री में कई बार न चाहते हुए भी राहुल गांधी को सुपर बॉय बनाना पड़ता था। हाँ, न चाहते हुए भी ये बताना पड़ता था कि भाई राहुल गांधी बहुत युवाओं में लोकप्रिय हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत समझदार हैं। आज के दौर में मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, आप अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या आप किसी मीडिया समूह के भरोसे हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो आज बाउंड्रीज टूटी है। अगर उस दौर में हम पत्रकारिता अच्छा करना भी चाहते और मेरा समूह तय कर देता कि नहीं आपको इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, तो हम कहाँ जा पाते। लेकिन आज आप देखिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी पूरी टीम है,
आपको जो समझ में आता है पूछते हैं, आपको जो सही रहता है सही बोलते हैं, जो गलत लगता है आप उसको गलत बोलते हैं। तो आज मौके मिले हैं, आज अवसर मिला है। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ मोदी जी की सरकार में, क्या हुआ योगी जी की सरकार में। तो यही हुआ कि आप जैसे नौजवान देखिए खुद में स्थापित हो रहा है, आप जैसे सैकड़ों हज़ारों नौजवान अपना काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का लाभ ले रहे हैं। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये कभी किसी ने सोचा था क्या? लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ना कि बड़े संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करना ना थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ लोग हम लोग खबर चलाते हैं तो सरकार हमारे ऊपर नाराज़ हो जाती है कि हमारे खिलाफ से लगे। कभी कभी होता है, बड़ा मलाल होता है कि यार इतना अच्छा काम करते हैं, मेहनत के तपती हुई गर्मी में काम करते हैं, बरसात हो तो उसमें काम करते हैं, कड़ाके की ठंड चलती है उसमें भी काम करते हैं। और सरकार को इस बात को जब हम दिखाते हैं कि देखिए सड़कें ख़राब है, तो वहाँ का स्थानीय विधायक केस करवा देते हैं। देखिए ये कोई हम लोग तो नहीं कराते। अब मैं किसी आप नहीं करवाते, किसी पत्रकार पर केस नहीं किया? नहीं, मैंने तो किसी, आज पता कर लीजिए आप पिछले 5 साल में हाँ। बहुत बार लोगों ने आलोचनाएं भी की और बहुत बार गलत आलोचनाएं भी की। बहुत बार लोगों को पता भी नहीं होता कि जिस विषय पे आलोचना कर रहे हैं। जैसे एक दिन एक बच्चा था, उसने वीडियो बनाया कि विधायक जी देखिए सड़क खराब है और इसको आप बनवा नहीं रहे हैं, और कुछ उसने आलोचना की। मैंने अधिकारियों को भेजा तो उन्होंने बताया कि आपकी विधानसभा नहीं दूसरी विधानसभा है। तो ठीक है, मैं चाहता तो उसके खिलाफ मैं नोटिस करता, कार्रवाई करता, पर ठीक है कोई बात नहीं, उसकी मंशा खराब नहीं थी। अगर उसने आलोचना कर भी दी तो उसकी मंशा खराब नहीं थी। पर हाँ, कई बार क्या होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, कई बार कुछ लोग बायस्ड होकर आपके खिलाफ लगते हैं, वो ठीक नहीं, वो पत्रकारिता नहीं है। आप आइए, आलोचना करिए, सवाल पूछिए, हमारे खिलाफ दिखा लीजिए, हमारा भी पक्ष सुन लीजिए। इतना अधिकार तो संविधान भी देता है, बिल्कुल, और प्रकृति भी देती है कि आप हमारे खिलाफ चला रहे हैं तो मेरी भी बात सुन लीजिए, ताकि मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। तो कई बार ऐसा पत्रकार साथी चलाते हैं, हमारा पक्ष ले आते हैं, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करानी पड़ी या मैंने कभी कराई हो। और मुझे लगता है सरकार भी नहीं कराती। तो पत्रकार के जाति के हैं, ये भी तो होता है ना, पत्रकारिता एक जाति होती है सर। नहीं, ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि पत्रकार की एक अलग जाति होती है। वो दर्द, वो मेरा अपना दर्द मैं जानता हूं। वो मेरा दर्द मैं, कभी आप भी आगे चल के विधायक होंगे तो आप भी इस दर्द को महसूस करेंगे कि अगर जो पत्रकार राजनीति में चला जाता है वो सबसे ज्यादा अगर सवालों के घेरे में होता है तो अपने ही साथियों को होता है। ठीक है, अच्छा है, मैं इसे बुरा नहीं मानता, ये उनका प्रोफेशनल एथिक्स हो सकता है। लेकिन जितने सवाल बाकी नेताओं से नहीं पूछे जाते उतने सवाल हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता की फील्ड से आए, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता। इसलिए क्या आसानी से आप जवाब देते हैं, समझते हैं ना कि इस भावना कितना कद्र, एक क्वेश्चन निकलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जी, एक चीज़ पाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं समझता हूँ, और इसीलिए मैं इस पूरे प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूँ, आप सबकी मेहनत की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि पत्रकारिता सही दिशा में जा रही है, अच्छी जा रही है। देखिए, आज आप मिलके अपना काम कर सकते हैं, खुद पे अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम करें, और यकीन मानिए बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के लोग आप लोगों को देखते हैं। तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है, आप बताइए। बहुत बड़ा बैनर हो, नहीं बिल्कुल गर्व होता है, इस बात को जानकर गर्व होता है कि जब लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया गो बैक, तो उस वक्त लोग अपनाते हैं यूट्यूबर को। देखिए वो तो क्या है ना, अब उस टाइम में राहुल मीडिया था, तो अब वो तो कहेंगे, मैं कहता हूँ, मैं तो उस टाइम में काम किया जब जबरदस्ती राहुल गांधी को दिखाना पड़ता था कि वो हैंडपंप के नीचे नहाते हैं, तो किसी अनुसूचित के घर में रहते हैं, उसका पूरा मीडिया प्रबंधन होता था, पूरा पैलेस जाके वहाँ पे राशन रखा जाता था। तो देखिए वो तो कुछ है कुंठित किस्म के लोग जो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, जिनको इस देश की संस्कृति की समझ नहीं है। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे आपने देखा होगा, और जो बच्चे बेचारे बोले, अब उनको पछतावा हो रहा है, तो उनको चढ़ाया इन्होंने ही, जो गोदी मीडिया बोलते हैं, ऐसा मीडिया बोलते हैं। तुम भी अपना मीडिया चला लो, क्या दिक्कत। अगर तुम्हें लगता है कोई गोदी मीडिया है तो तुम चलाओ, जनता तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है। 2014 के बाद से लगातार जनता अगर मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, तो आपको इस देश की मनोभावना समझनी पड़ेगी, और इसलिए समझनी पड़ेगी कि इस देश ने इंतजार किया इस आज़ादी के 70 साल बाद तक कि 370 जैसा कलंक हट जाए। किसी की मजाल थी क्या? यही फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि पीओके के भीतर तिरंगा लहराने की भाजपा ने बात की है, तो उन्होंने चुनौती दी, कहा लाल चौक पर तिरंगा फहरा के दिखा दो। आज उग्रवादियों के सीने पर तिरंगा लहराते हैं हम लोग लाल चौक के भीतर। इस बात को धन्यवाद बनता है भाजपा को। इसी बात नहीं, लाल चौक शांत है, राम धुन बजती है लाल चौक पे। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि हमें गर्व होता है कि जिस लाल चौक पे हम पाकिस्तान का झंडा देखते थे, अपने सैनिकों के सिर पे पत्थर देखते थे, आज वहां अगर तिरंगा लहरा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से लहरा रहा है।
आज अगर भगवान राम का मंदिर जहाँ पे एक अवैध मस्जिद खड़ी थी वो ध्वस्त हो चुकी है और वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की वजह से दिख रहा है। चंदा चोरी पर कुछ बोलिएगा? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। और हमारा मानना है कि जो लोग उसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर नहीं, मैं तो अदालत से प्रार्थना करूंगा, कठोर नहीं कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारा संविधान इजाज़त दे तो लटकाइए फांसी पे ऐसे लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को, हम सबको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी। बहुत पवित्र भावना के साथ कोई जाता है, 1 रुपये चढ़ाता है, 1 लाख चढ़ाता है, 1 करोड़ चढ़ाता है, भावना बहुत पवित्र होती है। ऐसी भावना के साथ खिलवाड़ बहुत बड़ा अपराध है। एक नेताजी ने कहा था सर कि आपका पैसा थोड़ी ही चोरी हुआ है, जिसके दिया देखिए किसने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी ने जो किया वो भी ठीक नहीं है। 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके एक नंगा वीडियो नाच का देखा है हमने, माँ दुर्गा का रूप धारण करके लगातार टारगेट की जा रही है। मिल जाएंगे, इलाज हो जाएगा। ऐसे लोगों को ढूंढ के इलाज करना चाहिए। ये मानसिक विकृत लोग हैं। मुझे आप बताइए, एक हिंदू मुझे बता दीजिए जो किसी धर्म के खिलाफ बोलता हो या किसी धर्म के बारे में विकृति फैलाता हो। लेकिन आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, आप उसकी तह में जाएंगे तो कोई हिंदू नहीं निकलेगा, कोई कठमुल्ला निकलेगा। और इसीलिए कहता हूँ कि ये 3 तरह के इलाज बहुत ज़रूरी हैं ऐसे कठमुल्लों के, जो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उनका होम्योपैथिक, एलोपैथिक और कीमोथेरेपी जो मिले इलाज करिए। आपके मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि दिल्ली नहीं लखनऊ है, जरा ध्यान से। अब वो तो भाई आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है और लखनऊ में भी कार्रवाई हुई। लखनऊ में कुछ अलग विषय है, हमारे यहाँ सीए का विषय आया था, नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, और कुछ लोगों को लगा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश है। तो जिनको लगा उन लोगों ने पुलिस पर पत्थर मारे, उन्होंने हमारी पुलिस की गाड़ियां जला दी, सार्वजनिक स्थानों को जला दिया। तो अगले 24 घंटे में क्या हुआ, उन सारे कठमुंडों के, सारे चरमपंथियों के पोस्टर चौराहों पर लगा दिए गए। और ऐसी कार्रवाई हुई कि पंचर की दुकान बेच के उनको मुआवजा देना पड़ा। इस बार का चुनाव जो है, विधानसभा का चुनाव, मोदी जी फेस रहेंगे या योगी जी? नहीं, दोनों ही फेस रहेंगे। देखिए, मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे अभी बिहार में चुनाव हुआ, आपने देखा, आप ही का राज्य है। तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, ये सौभाग्य हम सबका है कि हमारे पास ऐसे चेहरे हैं। और पूरा चुनाव पूरी पार्टी के नेतृत्व में होगा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और पूरा विश्वास है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा विश्वास है, कहीं कोई शक नहीं इसमें। उत्तर प्रदेश की जनता एक तपस्वी को खोना नहीं चाहेगी, और योगी जी ने कोविड काल में दिखाया भी कि स्वयं के, देखिए उनके पिताजी का निधन हुआ, कोई भी जा सकता है, पिता का निधन मतलब बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ा कष्ट। और उन्होंने तय किया कि 24 करोड़ जो प्रदेश की जनता है, अगर इस वक्त हम शोक में गए तो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते, नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो लखनऊ से बैठ के उन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखा और वहीं से प्रणाम किया कि इस वक्त जो पुत्र धर्म है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है। तो ऐसा तपस्वी कोई क्यों खोना चाहेगा? उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान, बहुत मैच्योर है, तो कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की योगी जी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ थे जिनको पर्चे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से नहीं, तकरीबन 20 सालों से लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हम देखते आ रहे हैं। आज एक विधायक के तौर पर देख रहे हैं, मोदी जी, योगी जी के खास सहयोगी तौर पर देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के एक फायर ब्रिगेड नेता को देख रहे हैं। सलाम त्रिपाठी जी, जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय मैंने रिक्वेस्ट करके निकाला। अरे नहीं, आप सब देवरिया है, आपका हमेशा स्वागत है, आते रहिए।